हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के बारे में, जिसमें से 5 अध्याय अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करेंगे अपन अध्याय 6 के बारे में। तो आज का पहला सवाल आ जाता है, राजस्थान के सेवा क्षेत्र में वर्तमान कीमतों पर GSVA का हिस्सा कितना है। तो कितना है गाइस, याद रखना, वो है 45.07%। ये प्रचलित कीमतों का है। अगर बात की जाए स्थिर कीमत पर, स्थिर कीमत स्थिर कीमत का कितना बताना है आपको, तो याद रखना 43.95% बताना है। हमेशा प्रचलित कीमत है वो ज़्यादा होगी और स्थिर कीमत है वो कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सेवा क्षेत्र में परिवहन, भंडारण और संचारण क्षेत्र का वर्तमान कीमतों का योगदान कितना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 10.92% रहेगा। वैसे देखा जाए तो सेवा क्षेत्र में सार्वजनिक प्रशासन का जो हिस्सा है वो 6.93% है। ठीक है, और साथ ही बात करें तो वित्तीय सेवाओं का वृद्धि दर है वो आ जाता है 8.40%। और इन सारे क्षेत्रों में सबसे अधिक रहता है किसका, सेवा क्षेत्र का। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति की लागू तिथि क्या है। तो क्या लागू तिथि है, 2022 में इसको लागू किया जाता है 18 अप्रैल 2022। तो इसका सही आंसर रहेगा 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की जाती है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राजस्थान के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन आता है कि सेवा क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर वृद्धि 6.37% है। ठीक है, ये परसेंट है, याद रखना, तो ये बात सही आती है। दूसरा कथन आता है कि सेवा क्षेत्र में लोक प्रशासन का जो हिस्सा है वो 6.93% है। ये बात भी यहाँ पर ठीक आती है। नेक्स्ट दे रखा है कि पर्यटन क्षेत्र ने 2023 में कुल 1907 लाख पर्यटनों को देखा है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि मतलब कि 2023 के अंदर से 1907 लाख पर्यटक यहाँ पर आए थे। ये गलत होता है। यहाँ पर कितने आए थे, तो याद रखना 1807। ठीक है, तो इसमें पहला और दूसरा जो कथन है वो सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित उप क्षेत्रों को वर्तमान कीमतों पर उनके योगदान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला बात करते हैं, देखो बढ़ते क्रम में बताना है। तो सबसे जो कम है ना, उसका नाम आता है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो सार्वजनिक प्रशासन का जो योगदान है वो 6.93% है, सबसे कम इसी का है। दूसरा बात करते हैं, तो दूसरा कौन सा जाता है, दूसरा आ जाता है वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाओं पर कितना परसेंट है, 9.89% है। ये दूसरे नंबर पर आता है, 5 और फिर बाद में 4 आ गया। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कौन सा, ये परिवहन, भंडारण और संचरण वाला जाता है, जिसके ऊपर से कितना हिस्सा है, 10.98% है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अन्य सेवाएं आती हैं, तो अन्य सेवाओं का जो हिस्सा है वो 20.66% है। 20.66% है, तो यहाँ पर छठा आ गया। ठीक है, और बाद में नेक्स्ट आता है जो रियल एस्टेट से संबंधित आते हैं, आवासीय संपत्तियाँ हो गई और व्यावसायिक सेवाएं होती हैं, उनका जो हिस्सा है वो 23 पॉइंट कुछ है, 23.59%। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ये दूसरा जाता है। और सबसे जो ज़्यादा है वो व्यापार, होटल और रेस्तरां में सबसे ज़्यादा योगदान देखने को मिल जाता है। कितना है, तो याद रखना 28.01%। ठीक है, तो ये वो आ जाता है। अब इसमें जो कौन सा कथन सही रहेगा, ये सी वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, 2023-24 के बजट के अनुसार पर्यटन विकास निधि की कुल जो राशि है वो कितनी है। तो वो याद रखना 1500 करोड़ रुपए है। बात की जाए तो प्रारंभ में जो पर्यटन विकास निधि थी ना, उसमें 500 करोड़ थी, जिसे 2023-24 में बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 2024 में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखना जयपुर में किया गया है।
ठीक है। कब से कब तक किया गया है ये भी याद रखना। तो 14 से लेकर 16 जुलाई 14 से 16 जुलाई 2024 को इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के बारे में अपने को बताना है। पहला जो कथन आता है कि इसे 30 नवंबर 2022 को जारी किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह ग्रामीण पर्यटन इकाइयों के लिए 7 वर्षों तक 100% SGST प्रतिपूर्ति प्रदान करता है। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर 7 वर्षों की जगह कितना है, 10 वर्ष है, याद रखना, ठीक है। कितने हैं, 10 वर्ष। नेक्स्ट जो कथन दे रखा है कि योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का निवेश आवश्यक है, ये बात भी सही है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर रहेगा पहला और तीसरा। तो पहला तीसरा ओनली ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरिद्वार की बस यात्रा निःशुल्क प्रदान करती है। तो कौन सी करती है, याद रखना, उसका नाम आता है मोक्ष कलश योजना। मोक्ष कलश योजना में हरिद्वार के लिए 2 परिवार सदस्यों के लिए राख विसर्जन के लिए निःशुल्क बस जो सुविधा है उसकी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान के डिजिटल भुगतान सेवाओं और वित्तीय क्षेत्र के बारे में अपने को बताना है। पहला कथन दे रखा है कि अगस्त 2023 में राजस्थान के सभी जिलों को 100% डिजिटलीकरण के लिए चुना गया। तो ये बात सही आती है। दूसरा बात करते हैं कि राजस्थान में PMJDY योजना के तहत 91% खातों का आधार से लिंक किया जा चुका है। तो ये यहाँ पर क्या जाता है गाइज, ये कथन भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो राजस्थान की कुल जमा राशि राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये बात यहाँ पर गलत आती है। क्यों गलत आती है, वैसे देखा जाए तो राजस्थान की जो कुल जमा राशि है वो 12.88% है, ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रीय औसत आय है वो याद रखना कितनी है, 13.40% है यहाँ पर, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा आपके सही रहेंगे, ए और इस वाले में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्टैंड अप इंडिया योजना के लाभार्थी हैं। तो इनके अंदर से अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमियों को शामिल किया गया है और साथ में ही जो महिला उद्यमी हैं इनको शामिल किया गया है, ठीक है गाइज। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला और सी दोनों सही हैं, ठीक है। वैसे बात की जाए इन दोनों के बारे में तो स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों और महिला उद्यमियों के लिए गैर कृषि क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करना बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, राज्य के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजना कब लागू की गई। तो कब लागू की जाती है, 5 अक्टूबर 2021 को की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जन सूचना पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन आ जाता है कि यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, तो दूसरा कथन आ जाता है कि पोर्टल केवल वित्तीय योजना के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये बात यहाँ पर गलत होती है। क्यों गलत होती है कि यह पोर्टल केवल वित्तीय योजनाओं ही नहीं बल्कि विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देता है, ये याद रखना। वित्तीय सेवाएं जो योजना है उनके बारे में नहीं, जितनी भी देश के अंदर से जो योजना चल रही है उनके बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट दिया गया है कि यह पोर्टल RTI अधिनियम 2005 के तहत विकसित किया गया, ठीक बात आती है, ठीक है। और ज़्यादा पूछ ले तो याद रखना, यह जो पोर्टल है जन सूचना पोर्टल है RTI अधिनियम 2005 के तहत धारा है, उस धारा का नाम जरूर याद रख सकते हो, 4(2) के तहत इसको विकसित किया गया था। तो इस कथन के बारे में बात करें तो कौन सा कथन सही है, तो पहला और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में फाइबर टू होम पहल के लिए किस संगठन के साथ में साझेदारी की गई है। तो किसके साथ में की गई है, याद रखना BSNL के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में ई संचार प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य बात करें तो नागरिकों और अधिकारियों को
एसएमएस के माध्यम से जानकारी भेजता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में ई मित्र होम सेवा कब शुरू की गई? तो कब शुरू की जाती है, इसको याद रखना, 19 दिसंबर 2021 को शुरू की जाती है। ई मित्र होम सेवा जो है वो 19 दिसंबर 2021 को शुरू की जाती है। इसे जयपुर और जोधपुर में ई मित्र होम के रूप में स्वीकार किया गया था, शुरू किया गया था। दो जगह से स्टार्ट किया गया था, जयपुर और जोधपुर से। नेक्स्ट बात करते हैं, ई मित्र प्लस पहल के तहत राजस्थान में कितने स्वचालित स्व सेवा कियोस्क स्थापित किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं, याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा 14,891। अब इसमें से कुछ तो हैं, वैसे देखा जाए ना, ये वाले तो हैं कहाँ पर स्थापित किए गए, ये तो ग्रामीण क्षेत्र में किए गए हैं। कहाँ पर? ग्रामीण में। और ये जो 5,000 हैं ये शहरी क्षेत्र में, ठीक है। और इसमें टोटल पूछा गया है तो टोटल वाले का जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RKCL का मुख्य उद्देश्य क्या है? इम्पोर्टेंट है गाइस। इसका जो मेन उद्देश्य है ना, लोगों को IT से या फिर IT का नॉलेज करवाना है। वैसे देखा जाए तो इस ऑप्शन के अनुसार दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को IT शिक्षा प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है RKCL का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य डेटा सेंटर RSDC का आपदा पुनर्प्राप्ति केंद्र रिकवरी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है, याद रखना, ये किया गया है जोधपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में ई मित्र प्लस पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा कथन आपका सही है और कौन सा गलत है। पहला दे रखा कि ई मित्र प्लस कियोस्क ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है। ठीक बात है, अभी मैं ऊपर बता कर आया हूँ कितने कितने हैं। आगे बात करें तो ये कियोस्क वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सामाजिक ऑडिट जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं, ये बात भी सही है। नेक्स्ट दे रखा है कि इन कियोस्कों का उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हैं, ये बात यहाँ पर गलत आते हैं क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो स्वचालित हैं, जिन पर उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए कोई भी कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसमें पहला और दूसरा आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभय पहल के तहत कितने जिलों में अभय केंद्र स्थापित किए गए हैं? ठीक है, तो कितने जिलों में स्थापित किए गए हैं, याद रखना 26 में किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल संस्था किस शहर में स्थापित है या फिर स्थित है? तो याद रखना ये आ जाती है जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राजकेड राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन आ जाता है कि राजकेड बिजनेस एनालिसिस .NET PHP और जावा में प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक बात है, मतलब कि इसमें आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाता है। दूसरा बात करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य केवल सरकारी कार्यालयों को IT सहायता प्रदान करना है, गलत बात आ जाती है। इसका मेन उद्देश्य बात करें तो राजकेड का केवल सरकारी कार्यालयों या फिर उनको सहायता प्रदान नहीं करना, बल्कि जो व्यापक IT कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं, यह UI और UX डिज़ाइन, पावर BI और सुरक्षा ऑडिट के भी परीक्षण प्रदान करता है, तो ये बात भी यहाँ पर सही आती है। तो इसमें पहला और तीसरा दोनों सही हैं, ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राजस्थान ने जन आधार कार्ड को राशन कार्ड के रूप में कब घोषित किया था? तो कब घोषित किया था? 5 अप्रैल 2022 की बात आती है, तब घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, 31 मार्च 2024 तक राजस्थान जन आधार योजना के तहत लगभग कितने प्रतिशत आबादी को शामिल किया गया है? तो कितने प्रतिशत को शामिल किया गया है, याद रखना, वो 97% को शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान जन आधार नियम कब लागू हुआ या फिर कब लागू हुए? तो याद रखना, इसको लागू किया गया था अप्रैल के अंदर, अप्रैल में न होकर इसको अगस्त में था, सॉरी, याद रखना 4 अगस्त
2024 को इसको लागू किया गया था। और अप्रैल में तो क्या था, 5 अप्रैल को अभी मैं बता कर आया हूँ, 5 अप्रैल 2022 को राज्य ने जन आधार कार्ड को राशन कार्ड के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन हैं। तो फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं वो राजस्थान के खुद मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान जन आधार योजना की उपयोगिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो कौन सा कथन सही और कौन सा गलत है। पहला कथन दे रखा कि यह वित्तीय समावेश और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, ठीक बात है। दूसरा, यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी को सुविधाजनक बनाती है, ये बात भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह एक परिवार को 60 से अधिक मानकों को कवर करने के वाला व्यापक डेटा एकत्रित करती है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो इसमें तीनों के तीनों कथन आपके सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और ये इंपॉर्टेंट पहले ही लगा लो क्योंकि ये आपके साइंस और टेक्स से संबंधित हो सकता है। इसमें पहले बताया गया है कि पहला कथन है कि इस विभाग की स्थापना है वो 1983 में की गई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर बोले तो SRSAC जोधपुर में स्थित है, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है कि विभाग का जो मुख्यालय है ना वो जोधपुर में है, ये बात यहाँ पर गलत आती है। विभाग का जो मुख्यालय है ना वो जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। तो इसमें कथनों के बारे में बताया कि कौन सा कथन आपका सही है, तो पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, बजट 2024-25 के अनुसार राजस्थान की कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद बोले तो GSDP के में पर्यटन क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो कितना है गाइज, याद रखना, पर्यटन क्षेत्र का जो हिस्सा है ना वो आ जाता है 5.6%। नेक्स्ट बात करते हैं, बजट 2024-25 में उल्लेखित पहलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन दे रखा कि अटल उद्यमिता कार्यक्रम में भारत और विदेशों के विभिन्न CEO द्वारा मार्गदर्शन शामिल है, तो ये सही बात आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कथन दे रखा कि बिजनेस इनोवेशन कार्यक्रम के तहत स्कूल और कॉलेज स्तर पर युवा उद्यमिता विकास के लिए 100 करोड़ का प्रस्तावित व्यय बताया गया है, तो ये बात यहाँ पर गलत आती है। यहाँ पर 100 करोड़ ना होकर कितने हैं, 20 करोड़ ही हैं, याद रखना कितने हैं, 20 करोड़। आगे बात करते हैं, अटल इनोवेशन स्टूडियोज और एक्सीलेटर पहल से में कृषि एक्सीलेटर मिशन शामिल है, तो ये कथन भी क्या जाता है, सही आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर ये रहेगा। और आज का लास्ट सवाल आ जाता है, राजस्थान की पहली NRI नीति कब पेश की गई। तो कब पेश की गई, याद रखना 2022 में पेश की जाती है। वैसे देखा जाए तो 7 अक्टूबर 2022 को इसको पेश किया जाता है NRI को। तो याद रखना 7 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के अंदर से NRI नीति पेश की जाती है। इसी के साथ में आपका जो अध्याय 6 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी अपन 1-2 क्लास और रहेंगी, 11 के 11 चैप्टर अपन करने वाले हैं। मैथ की कुछ क्लासेस चल रही हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको आप कंटिन्यू कर सकते हो। जितने भी टॉपिक हैं मेरे से होगा मैं सारा का सारा आपको करवाऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।